पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ आज मेरे साथ मौजूद हैं। इन 5 सालों में आपने ऐसा क्या किया जिसके लिए जनता आपको अगला 5 साल दी? कहाँ पे हमने अच्छा किया है, कहाँ पे कमी रह गई, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है। ये खुद ही तय करते हैं कि मैंने ये गलती की। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये विशेष प्रसारण। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम चौथे चरण की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। अब जब चौथे चरण की तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव बढ़ रहा है तो हम ईस्ट यूपी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ के मुद्दे अलग हैं, यहाँ की राजनीति अलग है और यहाँ के मसाइल भी बिल्कुल अलग हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त चौथे चरण से लेकर 7वें चरण के बीच का क्या माहौल है, क्या राजनीति है, क्या मुद्दे हैं, सरकार के क्या अचीवमेंट्स हैं और विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है और ताज़ा इशूज़ इस वक्त क्या चल रहे हैं, इन सब मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ आज मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मुख्यमंत्री। धन्यवाद जी। अब हम लोग चौथे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारा आपका पहला साक्षात्कार है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चौथे चरण से लेकर 7वें चरण के बीच जब आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो पहला प्रश्न जनता के मन में है कि इन 5 सालों में आपने ऐसा क्या किया जिसके लिए जनता आपको अगला 5 साल दे। देखिए, मैं बहुत उसके साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा सो करके दिखाया। याद करिए 2012 से लेके 17 के बीच में या 7 से 12 के बीच में जिन सरकारों ने प्रदेश में काम किया था, या उससे पहले 3 से लेके 7 के बीच में, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 14-15 वर्षों तक 17 के पहले जिन सरकारों ने शासन किया, इन लोगों के कारनामों के कारण प्रदेश में पहचान का संकट खड़ा हुआ था। यहाँ के युवाओं के सामने, यहाँ के उद्यमियों के सामने और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सामने। आज मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने पहचान का संकट नहीं है और वह बड़े गौरव के साथ कह सकता है। पहचान से आपका क्या था? पहचान का मेरा मतलब है कि वह कहीं जाता था तो उसको अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। जैसे याद करिए जितने भी आतंकी हमले हुए थे, ये सभी 4 से लेकर के और 11, 12, 13 के बीच में हुए हैं। और यहीं पे नहीं, पूरे देश के अंदर भी बटाला हाउस की घटना रही हो, गुजरात की सीरियल ब्लास्ट की घटना का, अभी 2008 की जो आतंकी घटना घटित हुई थी उसमें भी वहाँ की एक माननीय न्यायालय ने अपना फैसला दिया है जिसमें 38 आतंकियों को फांसी की सज़ा हुई है, 11 को आजीवन कारावास। ये जो आतंकी घटना हुई थी उस घटना में उत्तर प्रदेश के भी 9 आतंकी थे। उसमें से 7 लोग आजमगढ़ से जुड़े हैं। आजमगढ़ का संजरपुर फिर एक बार नाम आ गया और संजरपुर से जुड़े होने के नाते उसमें 2-3 चीज़ें आप देख सकते हैं। एक, जिन आतंकवादियों का नाम उसमें सामने आया है वे आतंकवादी जिसको एक को फांसी हुई है, उन 7 में से जिन एक फांसी की सज़ा पाई, सभी में से एक व्यक्ति के पिता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके मुखर प्रचारक हैं। दूसरा, उसका एक भाई बटाला हाउस की घटना दिल्ली की जो हुई थी उसमें वांछित था, बाद में सीरिया भाग गया था। एक समय ऐसा आया था कि जब आजमगढ़ के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग होटलों में कमरा नहीं देते थे। हमारे युवाओं को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। अब क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? देखिए, आज मैं कह सकता हूँ, और देखिए ये घटना वैसे ही नहीं हुई। एक तो सरकार ने 5 साल रूल करने के बाद लोगों को पहचान का संकट। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इन
5 वर्षों में हमने जो परिवर्तन किया, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कोर्ट में खाज का काम सरकार ने की थी उस समय की, जब समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 के बीच में आई थी। आप याद करिए 2013 में उत्तर प्रदेश की आतंकी घटनाएं जितनी हुई थी उससे पहले की, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पे हमला हुआ था, 28 लोग उसमें निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके बाद लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमले हुए थे, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, कानपुर में बिजनौर की जो आतंकी घटनाएं घटित हुई थी, रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पे हमले हुए थे। इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार जो भी आतंकी थे, इन सभी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की शरारत समाजवादी पार्टी ने किया था। देखिए, समाजवादी पार्टी डिनाई नहीं कर सकती है कि उसकी संवेदना इन राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोही तत्वों के साथ नहीं थी, क्योंकि उसने मुकदमे वापस लेने के प्रयास किए थे। दूसरा, उसके संबंध जग जाहिर हैं। आज भी अहमदाबाद की कोर्ट ने जिन आतंकियों को फांसी दी थी, उसमें से एक का पिता समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। ये एक पहचान का संकट यूपी के नौजवानों के सामने हुआ था कि जो सुरक्षा पे सीधे सीधे खिलवाड़ कर रहे हों और उनका नाम यूपी के साथ जुड़ता है और यूपी गवर्नमेंट ऐसे तत्वों को प्रश्रय देती है, वह एक मामला था। यूपी में दंगों के कारण जो एक माहौल खराब हुआ था, महीनों महीनों तक यहाँ पे कर्फ्यू लगता था, अराजकता का तांडव होता था। यूपी विकास नहीं कर सकता है, लोगों के मन में एक धारणा बनी थी। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर जिस प्रकार से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया गया था, पूरे देश के अंदर यूपी के बारे में बहुत खराब धारणा थी। आज मैं कह सकता हूँ, जब 5 साल का अपना कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, एक पहचान के संकट से यह मुक्ति मिली। दूसरा, आज हम देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जिस यूपी को नंबर 2 और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बहुत पहले बन जाना चाहिए था, वह यूपी इन 5 वर्षों में उसको अचीव कर पाया, जबकि 17 के पहले यह 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी। आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रदेश में सुरक्षा और कानून का राज स्थापित होने का एक अच्छा परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश में न केवल निवेश हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है कि यूपी डेवलपमेंट अच्छा करता है, यूपी में एक अच्छा माहौल निवेश का है। इस निवेश ने यूपी में रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है और यूपी आज एक न केवल प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना जा रहा है, बल्कि यूपी की संभावनाओं को देश और दुनिया देख रही है और बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही है। उसका सर्वाधिक लाभ यहाँ के युवाओं को हो रहा है, यहाँ के उद्यमियों को हो रहा है, यहाँ के व्यवसायियों को हो रहा है। आप क्या महसूस करते हैं कि इन 5 सालों में आपने एक मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बेहतरीन काम जिसे आपको लगा हो कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये काम मैंने किया, जिसको काम करके आपको लगा हो कि नहीं, मुझे संतोष प्राप्त हुआ? देखिए, हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में काम करने का पूरा प्रयास किया। जैसे देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संविधान होता है, उस संविधान को सामने रख करके सरकारें अपना काम करती हैं, उसके इर्द गिर्द ही अपनी व्यवस्थाओं का संचालन करती हैं। हम लोगों ने भी भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी किया था, उसके एक एक संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष में कोई दंगा न होना है। उत्तर प्रदेश को उसकी परंपरागत पहचान को देश और दुनिया के सामने रखना। पहले यूपी के नाम पे क्या था? एक सिपाही महोत्सव होता था। सिपाही महोत्सव के नाम पे न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। आयोजकों को स्वयं पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। आज मैं कह सकता हूँ, यूपी अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को 24 जनवरी को मनाता है। हर स्थापना दिवस पे कुछ एक नया हमने दिया है। आपने देखा होगा, आज जो देश की नंबर 1 की यूपी की ब्रांड बनी है, वह ODUP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना बनी है। हमने पहले स्थापना दिवस में 2018 में लागू की थी।
दूसरे स्थापना दिवस पे हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान लागू की थी। अपने परंपरागत उद्यमी और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए ODOP की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना चलाई। तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया। 18 कमिश्नरी पे एक आवासीय विद्यालय अत्याधुनिक सुविधा से युक्त और अत्याधुनिक वहाँ पर उन लोगों को सुविधा भी मिले, अच्छी पढ़ाई भी हो सके, इसके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ हम लोगों ने उस समय प्रारंभ किया था। हर स्थापना दिवस पे एक कार्यक्रम हुआ, या दीपावली का आयोजन कहाँ से जुड़ा था? अयोध्या से जुड़ा था। अयोध्या का दीपोत्सव हो, होली, वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम, देवताओं की दीपावली कैसे होती है, काशी की देव दीपावली। संतोष किस में मिला, अयोध्या में या नहीं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि देव दीपावली का कार्यक्रम, या भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ। कुंभ तो हजारों वर्षों से होते हैं, लेकिन कुंभ का मायने क्या है? पर आप कभी कुंभ को अपने अचीवमेंट के तौर पे पेश नहीं करते? देखिए, मैं अपने ये हमारी अचीवमेंट नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी जवाबदेही थी। ये कुंभ का आयोजन कैसे होना चाहिए? हमारा कुंभ हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, और ये हमारा प्रतीक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि भव्य और दिव्य कुंभ हो। कुंभ भगदड़, गंदगी और अव्यवस्था का पर्याय न बने, बल्कि स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का पर्याय बने। और मुझे इस पर मैं इसको सौभाग्य मानता हूं कि मुझे 2019 के कुंभ को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये यूपी की आज पहचान बन रही है। कुंभ देश के अंदर 4 अलग अलग स्थानों पे लगते हैं, लेकिन यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में किसी को माना, 2019 के प्रयागराज कुंभ को माना। अच्छा, इन 5 साल रूल करने के बाद कुछ मन में टीस भी होगी, कुछ विफलताएं भी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी आपने सोचा वो हुई नहीं, कुछ गलत भी हुआ? देखिए, हम लोगों ने कभी बैठ के ये बात महसूस की कि ये काम गलत कर डाला? मैं प्रतिदिन अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं ही करता हूँ। प्रतिदिन करते हैं? प्रतिदिन करता हूँ। रात में लौट के करते हैं? प्रातः काल से लेकर के और रात्रि तक के अपने एक एक कार्यों का मूल्यांकन करता हूँ, और उन कार्यों के बारे में कि कहाँ पे हमने अच्छा किया है, कहाँ पे कमी रह गई, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। ये खुद ही तय करते हैं कि मैंने ये गलती की? मैं कह रहा हूँ, अगर आप अंतःकरण से किसी कार्य को करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कहीं कोई गलती की गुंजाइश रहती है। दूसरा, ये हम लोगों का सौभाग्य और देश का सौभाग्य है कि इस देश को संवैधानिक प्रमुख के रूप में दुनिया के सबसे विजनरी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिले हैं। तो उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव हमारे साथ में रही है। हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कहीं गलती कर सके। जब व्यक्ति स्वयं का आत्मावलोकन करता है ईमानदारी के साथ, तो गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। हम लोगों ने प्रयास यही किया, और पूरी ईमानदारी के साथ लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक एक मुद्दे को लेकर के उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, वह प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक कानून का राज हो, उस मुद्दे को लागू करने का हो। अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्रवाई हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास सुशासन का लाभ अंत्योदय तक, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का हो। पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ। अब हम लोग एक एक करके राजनीतिक सवालों को शुरू करते हैं और उसके बाद इशूज़ पे आएंगे कि यूपी के इशूज़ क्या हैं। तो पहले पॉलिटिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था, और जैसी खबरें थीं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? देखिए, पार्टी ने मुझसे पूछा था कि आप चुनाव कहाँ से लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा, देखिए, मुझे पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार करना है। पार्टी मुझे कह रही चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं अपनी परंपरागत सीट गोरखपुर से ही चुनाव लड़ना चाहूँगा। वैसे पार्टी जहाँ से मुझे कहेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ जाऊँगा, लेकिन जहाँ तक मुझसे पूछेंगे तो मेरी प्राथमिकता गोरखपुर रहेगी। पार्टी ने मुझे गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया, तो मुझे अच्छा लगा कि पार्टी ने मेरी प्राथमिकता को ध्यान में दे करके
और पूरी वो दी। आज मैं निश्चिंत अयोध्या में होकर आपने इतना काम किया, इतनी बार गए, सबसे ज़्यादा अयोध्या विजिट करने वाले चीफ मिनिस्टर के रूप में आपका नाम रिकॉर्ड में है। अयोध्या के लिए किया भी बहुत कुछ आपने, तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़े? देखिए, अयोध्या मेरी आस्था का प्रतीक है। आप मानते हैं कि अगर लड़ते तो अच्छा रहता? आज से नहीं, हम 3 पीढ़ी से अयोध्या से जुड़े हैं। याद करिए 1949 में अयोध्या में रामलला के प्रकटीकरण के समय मेरे दादा गुरु थे। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ होना था 1983 में, तब मेरे गुरुजी थे। राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति उनकी अध्यक्षता में बनी थी। तो हमारा तो अयोध्या का इशू हमारे लिए राजनीतिक नहीं, ये आस्था का विषय था और उस आस्था के विषय मुद्दे पर हम लोग अंतःकरण से जुड़े थे। इसलिए मैं उसको राजनीति से अलग परे हट करके उस पर मैं काम करना चाहता था। वो मेरी जिम्मेदारी थी, अपने कर्तव्यों का मैंने वहाँ निर्वहन किया। और केवल काशी का नहीं, वो केवल अयोध्या का ही नहीं, हम लोगों ने गोरखपुर का भी विकास किया है, प्रयागराज का विकास किया है, लखनऊ के विकास के लिए काम कर रहे हैं। क्यों ना माना जाए कि आपने एक सेफ सीट चुनी गोरखपुर की, मथुरा वृंदावन, आसानी से चुनाव जीत सके? देखिए, गोरखपुर की सीट सेफ है नहीं है, ये जिसने काम किया है वही जानता है। लेकिन गोरखपुर के लिए मेरे लिए आसान इसलिए है क्योंकि गोरखपुर में गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ती है। अभी तक देखिए एमपी आदित्यनाथ वहाँ से चुनाव लड़ते थे, अब एमएलए का चुनाव आप अपने जीवन में पहली बार लड़ने जा रहे हो ना, अंतर तो है। देखिए, मैं गोरखपुर के लोगों के भावों को जानता हूँ और हर व्यक्ति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देता है मेरे लिए, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ। मैं जब एमपी का भी चुनाव लड़ता था तो सबसे कम समय, यानी मुश्किल से 1.5 दिन 2 दिन का समय दे पाता था, 2-4 सभाओं के लिए दे पाता था, शहर के लिए समय। डोर टू डोर संपर्क कभी नहीं कर पाया। अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रचार करता था, पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रचार करता था। इसलिए पार्टी ने मुझे गोरखपुर से लड़ने के लिए कहा। आप जा क्यों नहीं रहे गोरखपुर? नहीं, मैं तो अभी प्रचार में लगा हूँ, लोगों के प्रचार में लगा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर रिस्क है कुछ? कोई रिस्क ना, रिस्क है ना ओवर। जा क्यों नहीं रहे हो आप गोरखपुर? गोरखपुर समय आने पे जाऊँगा। गोरखपुर की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, तो मेरी आवश्यकता क्या है? दूसरा राजनीतिक प्रश्न ये है कि विपक्ष हमलावर है आपके ऊपर, वो तमाम मुद्दे उठाता है आपके खिलाफ, कानून व्यवस्था जिसकी बात आपका जिक्र करते हैं। विपक्ष का कहना है कि एक नया शब्द ईजाद हुआ है, बाबा बुलडोजर, और विपक्ष के जो लार्जेस्ट लीडर हैं वो आपके ऊपर इसको लेके गंभीर आरोप लगाते हैं। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि उनका मानना है कि आप बुलडोजर लेके सबके घरों को गिराए दे रहे हो। देखिए, एक तो ये अत्याचार का प्रतीक के तौर पर पेश किया विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में आप किसी को संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जनता तय करेगी। एक तो मेरी इस पे आपत्ति होगी, इसलिए आपत्ति होगी 2019 का चुनाव अभी पहले संपन्न हुआ है और 19 में आप देखेंगे लोकसभा का जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें सेकंड पोल कौन किया था ये हर व्यक्ति जानता है। एसपी तो नहीं की थी। एक दूसरा, इस चुनाव में भी आप देखेंगे 80% सीटें बीजेपी जीतेगी। 20 पे बंटवारा होना है और जो 20 पे बंटवारा होना है उसमें कौन आगे रहता है, क्योंकि एक बड़ा वोटर साइलेंट है। 80-20 का आपका तात्पर्य यही था क्या? 80-20 का मेरा वही। लेकिन लोगों ने जोड़ा तो हिंदू मुसलमान से। और मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ने के लिए कोई कुछ भी जोड़ ले। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि जो सुरक्षा का पक्षधर है, माफिया राज के खात्मे का पक्षधर रहा है, गरीब कल्याणकारी और उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पक्षधर है, ये सभी 80% वोट मुझे मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को। मैं आज आपके करीब 20 भाषण सुनकर आया हूँ। आप कभी मायावती पर अटैक नहीं करते हैं, आप कभी बीएसपी का नाम नहीं लेते हैं। मैं हर चुनाव, इसलिए मैंने कहा विपक्ष का लार्जेस्ट, क्योंकि आपने तो खुद ही बाइपोलर कर रखा है चुनाव। नहीं, बाइपोलर नहीं कर रखा है मैंने। देखिए, हम हर एक को बोलते हैं,
हर एक को मैंने बोला, मैंने मायावती जी पे भी बोला है, मैंने अखिलेश जी पे भी बोला है, मैं शिवपाल जी पे भी बोला हूँ। मायावती अगर का आप नाम आप नहीं लेते हैं? नहीं, मैं नाम सबका लेता हूँ। लेते भी हैं तो 2% 3%। नाम नाम अब जितना मेजर अटैक आपका समाजवादी। देखिए, समाजवादी पार्टी सीधे सीधे अपराधी और आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, हार की बौखलाहट में अभी से वे हमले कर रहे हैं, तो आखिर उन्हीं को तो बोलना तो पड़ेगा मीडिया ना। क्यों ना कहे कि यो और आप टक्कर में हैं? देखिए, सही आकलन हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें होगा क्या कि हम सही तथ्य बता सकेंगे पब्लिक को। अगर आप सीनियरिटी की बात करते हैं तो मुझे लगता है अखिलेश जी से सीनियर तो शिवपाल है। बेचारे को आज कुर्सी भी नहीं मिल रही है, लेकिन चलिए, मेरे कहने के बाद उसको स्टार प्रचारक तो बनाया उनको समाजवादी पार्टी ने, आपकी रिकमेंडेशन पे। हमारे अच्छा, जब ये बुलडोजर को लेकर कुछ आपके ऊपर आरोप लगते हैं, बुलडोजर को अपोजिशन एक अत्याचार के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत करता है, ऐसा क्यों? बुलडोजर उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत बन के उभरा है। देखिए, जर्जर को तोड़ करके ही नया इमारत खड़ा होता है। गुंडा राज का, माफिया राज का। कि विपक्ष ने बुलडोजर को अत्याचार का प्रतीक बनाया, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, मैं तो रोज ही बोल रहा हूं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वे जनता के प्रश्नों से घिरे हुए हैं। जनता उनसे पूछना चाहती है कि आतंकी वारदात के लिए जिम्मेदार तत्वों के प्रति समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इसके बारे में जनता को बहुत स्पष्ट बताना पड़ेगा। और बुलडोजर की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रतीक है। एक्सप्रेस हाईवे, एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की योजना, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, ये सभी यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतीक हैं। यूपी आज आप देखेंगे 1947 से 17 के बीच 1.5 एक्सप्रेसवे यूपी में बना था। आज 7 एक्सप्रेसवे के साथ यूपी देश के नंबर 1 का प्रदेश बना हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम प्रारंभ हो गया है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई चल रही है। लखनऊ से आपका जो है कानपुर तक एक नया एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रारंभ हो चुका है, यानी वहाँ क्रियाशील हो चुका है। अभी गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच में और वाराणसी से कोलकाता के बीच में भी एक एक्सप्रेसवे बन रहा, तो एक एक्सप्रेसवे के रूप में यूपी की पहचान बनी है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, देखिए पहले 2017 के पहले क्या थी यूपी के बारे में धारणा? ये धारणा थी कि जहाँ से सड़कों पे गड्ढे हों समझ लो यूपी आ गया, जहाँ से सायंकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो समझ लो यूपी आ गया। आज तो आप जाएंगे हर गांव में यूपी के एलईडी लाइट जगमगा रही है। यूपी की हर सड़क इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, 4 लेन कनेक्टिविटी से जुड़ चुकी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर 2017 के पहले यूपी के 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 13 पे हम काम कर रहे हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी पहला स्टेट बनेगा। पहले यहाँ अवैध तमंचों की फैक्ट्रियाँ चलती थीं, सत्ता के संरक्षण में राहजनी होती थी, गुंडागर्दी होती थी, व्यापारी पलायन करने के लिए मजबूर था। आज यूपी प्रोग्रेस कर रहा है। डिफेंस कॉरिडोर आज यूपी में बन रहा है। ये नए यूपी की पहचान है और इस पहचान का ब्रांड है बुलडोजर। हर पुराने जर्जर माफिया और गुंडों को के राज को ध्वस्त करके यह बुलडोजर। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये बुलडोजर बाबा विरोधियों का घर गिरवाते हैं? देखिए, अब उनको क्या बोलेंगे?
उनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति, किसी नौजवान के प्रति, किसी बेटी और किसी बहन के प्रति कभी थी ही नहीं। अच्छा, विचलित होते हैं जब आपको कोई बुलडोजर बाबा कहता है? क्यों ना, वो यूपी के विकास में अगर वो सहायक है बुलडोजर, तो मुझे काहे विचलित होना है। अच्छा, आपने रूल किया, मायावती ने भी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, अखिलेश यादव भी 1 बार मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह जी भी रहे। आप इन तीनों में किसे बेहतर मानते हो? किसके शासन को आप मानते हो कि ये ठीक था? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि बीजेपी का शासन सबसे अच्छा है। मैंने इन कंपैरिजन टू अपोजिशन लीडर्स पूछा। हाँ, मैं क्या कहता हूँ, कल्याण सिंह जी के पहले शासनकाल को आप देख लें, कल्याण सिंह जी के दूसरे शासनकाल को ले लें, रामप्रकाश गुप्ता जी का शासनकाल, राजनाथ सिंह जी का शासनकाल, ये सबसे बेहतरीन शासन रहे हैं। सबसे अच्छा काम इन्होंने किया, जनता के प्रति जवाबदेही थी। हमारी जवाबदेही गाँव के विकास के लिए थी, गरीब के लिए थी, किसान के लिए थी, नौजवान के लिए थी, महिलाओं के लिए थी। इन लोगों की संवेदना किसके प्रति? नहीं, राजनाथ जी तो गिव अप कर चुके हैं। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में कहा कि मुझसे ज़्यादा अच्छा काम मैं क्या कर रहा हूँ, योगी जी कर रहे हैं। हमने जो भी किया है अपने पूर्ववर्ती बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से प्रेरणा प्राप्त करके ही हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको आप कैसा, दोनों को, तीनों लोगों को कंपेयर करते हैं? देखिए, तीनों शासनकाल को शासन की प्रतीक थे और इन तीनों शासनकाल में बीजेपी के सामने, ये बीजेपी नहीं पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो। मायावती के लिए आप क्या देखते हैं कि उनके बारे में आपकी क्या धारणा है? देखिए, कभी खुलकर बोलते नहीं आप उनके लिए? नहीं, मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, मैं वही बोलता हूँ कि उन लोगों ने तो आज बात करते हैं मायावती जी पे। स्वयं के विकास के बाद, देखिए, मुख्यमंत्री के नाते मैं अपने पूर्ववर्तियों से हमेशा सलाह भी लेता हूँ, बातचीत भी करता हूँ। ओके, मायावती जी से बात करते हैं? मायावती जी से भी बात करता हूँ, मैं अखिलेश जी से भी बात करता हूँ, मुलायम सिंह जी से भी हालचाल लेता हूँ, बातचीत करता हूँ। क्या सलाह लेते हैं आप इन लोगों से? जैसे कोविड के दौरान कोविड प्रबंधन के मुद्दे पे मैंने चर्चा की थी। अखिलेश जी के पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि बेचारे बड़े बाप के पुत्र हैं, तो 12 बजे सो के उठेंगे, तैयार होने में अच्छा, समय आप लगता। जानते कैसे हो कि 12 बजे उठते? कोई मतलब इनपुट है आपके पास? देखिए, मेरे पास, आपने कई जगह बात बोली कि वो 12 बजे उठते हैं, कैसे पता आपको? देखिए, जिनके लिए पब्लिक के लिए फुर्सत नहीं, विकास की योजनाओं पे चर्चा करने के लिए कोई फुर्सत नहीं, जिनकी संवेदना विकास के लिए नहीं हो, गरीबों के प्रति नहीं हो, हाँ, पेशेवर माफिया और अपराधियों को जो अपना सबसे शागिर्द मानते हों, नज़दीक मानते हों, उनसे मैं क्या उम्मीद करूं? आपने कभी इनवाइट किया कि आओ डेवलपमेंट पे बैठ के बात करते? मैं तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं, और कोविड के दौरान सभी दलों की बैठक भी मैंने की, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत की। फिर मुझे लगा कि हो सकता है मुख्यमंत्री के नाते हो सकता है उनको मेरे पास आने में संकोच हो, तो मैंने राजभवन में बैठक करवाई। राज्यपाल जी से मैंने अनुरोध किया, राज्यपाल जी ने आमंत्रित भी किया, नहीं आए लोग। मायावती जी ने तो अपना प्रतिनिधि भेजा था, लेकिन अखिलेश जी ने तो वो भी नहीं भेजा, बहिष्कार किया बैठक का। यानी कोविड प्रबंधन का भी बहिष्कार किए लोग, तो इनको जनता के जीवन से मतलब नहीं था। तो जहाँ पर व्यक्ति के लिए वोट बैंक की राजनीति महत्वपूर्ण हो जाती है, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जहाँ पे वोट बैंक महत्वपूर्ण होता है और सुरक्षा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? अब हम लोग थोड़ा घटना की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आइकॉनिक घटनाएं बड़ी उत्तर प्रदेश में हुई। एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको दुख हुआ जब हाथरस की घटना हुई? देखिए, सरकार का काम है कानून के हिसाब से कार्रवाई करना। हाथरस के मुद्दे पर सरकार ने कार्रवाई की, और जितनी कार्रवाई उस समय पुलिस ने कर दी थी, सीबीआई उससे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि सरकार का पक्ष जो पहले दिन था वही आगे भी था। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने वर्ष, इतने दिन हो गए हैं, आखिर सीबीआई सही मुद्दे तक क्यों नहीं पहुँच पाई? अब तो चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, ट्रायल स्टार्ट है। चार्जशीट वही है जो हमने दायर की थी, उससे इतर कुछ भी नहीं है। सही तथ्य लेके आए ना, जो दुष्प्रचार कर रहे थे, जो उसके नाम पे यूपी को बदनाम कर रहे थे, वो बात बताएं ना, सच्चाई तो क्या? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की विफलता है? मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये किसकी विफलता है ये लोग स्वयं समझें। ये विफलता उन लोगों की है जो यूपी को बदनाम कर रहे थे, ये उनकी विफलता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति आज तक सच सामने नहीं लेके आ पाया उनमें से। पर रात में 2 बजे एक बच्ची की डेड बॉडी को क्रीमेट करा देना, ये क्या सही फैसला है? देखिए, फैसला ये सही लिया है, किसने ये फैसला? देखिए, फैसला सही है गलत है, ये न्यायालय इस पे तय कर चुका है ना, उसमें मुझे बोलने की आवश्यकता, ना किसी को बोलने की आवश्यकता है। लेकिन
अधिक से अधिक लोगों की जान को बचाना, हर व्यक्ति की जान को बचाना, ये भी महत्वपूर्ण है। पुलिस ने किन परिस्थितियों में लिया है, कोई नियम नहीं है इस बात का कि आप अंतिम संस्कार की कार्रवाई कब करें, कोई इस प्रकार का वो नहीं है। क्या काशी में 24 घंटे दाह संस्कार के कार्यक्रम नहीं होते हैं क्या? महाजन एन गतः स पंथ, अगर जिसने भारत की परंपरा को माना है, जो परंपरा लोक कल्याण के लिए हो वही परंपरा बन जाती है। पर ये तो मानते हैं कि अगर ये नहीं हुआ होता तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। ये तो बनाया गया मुद्दा, विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं था, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, सपा के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो इसको जबरदस्ती बाल की खाल उधेड़ने वाली स्थिति थी इसमें। मुझे तो बताइए कि क्या राजनीतिक दल तय करेंगे कौन सी परंपरा लागू होनी है? कभी नहीं, समाज तय करता है। अगले दिन राम जन्मभूमि से संबंधित महत्वपूर्ण मामला आ रहा था, सीबीआई कोर्ट में लगा हुआ मामला था, तनाव की स्थिति थी, पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू थी, और उन स्थितियों में हमारे पास जो इंटेलिजेंस के इनपुट थे कि ये लोग कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, अपोजिशन देना चाहता था। इसमें कुछ ऐसे संगठन संलिप्त थे जिनके लोगों को बाद में हमने पकड़ करके बंद भी करवाया, जिसमें से जो लोग आज भी जेल के अंदर बंद हैं, जो लोग उस साजिश के पार्ट थे वो आज भी जेल के अंदर बंद थे। विदेशी फंडिंग हो रही थी, जो उस समय सोशल मीडिया में एक्टिव थे, कौन तत्व थे? मुझे बताओ, जिनको हाथरस की भौगोलिक जानकारी न हो, जिन्हें भौगोलिक जानकारी न हो हाथरस की। ये बात आप केरल के पत्रकार के बारे में कह रहे हैं? यूएस के, यूएई से, यूके से, कनाडा से आने वाले ट्वीट क्या प्रदर्शित करते थे, क्या करते थे? जो उनको यहाँ घटना की जानकारी नहीं, लेकिन वो ट्वीट किए जा रहे थे वहाँ से। आपको साजिश नहीं लगती इस किसके पीछे? तो हाथरस पे आप अपने पुराने स्टैंड पे कायम है? तो सरकार का जो स्टैंड था, सरकार आज भी उस पे स्टैंड पर कायम है। दूसरा प्रश्न है कि रोजगार को लेकर बड़े प्रश्न उठते हैं, कई जगह कई बार विरोध प्रदर्शन भी बढ़े हुए। जो लोक कल संकल्प पत्र है उसमें आपने वायदा किया था कि 70 लाख रोजगार दिए जाएंगे, पर आपके आधिकारिक तौर पर जो आपने ऐलान किया उसमें करीब 5-1 लाख रोजगार हैं। इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपके पास सही तथ्य आए कि नहीं आए। देखिए, 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दी, और मैं कह सकता हूँ कि सपा बसपा सपा 2003 से लेकर 2017 तक 14 वर्षों में ये लोग जितना नौकरी और रोजगार नहीं दे पाए, उतना हमने 5 साल में दिया, नौकरी दी। कैसे, थोड़ा डिफाइन करिए उसको। देखिए, 1.5 लाख तो हमने पुलिस की भर्ती की, 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की, 1.5 कितने हुए? 3 लाख तो यही हो गए। शेष अन्य विभागों में, सिंचाई विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, अन्य जितने भी अलग अलग विभाग थे, इन सभी में हमने भर्तियां की। ग्राम विकास में हमने भर्तियां की। ये तो सीधे सरकारी नौकरी है। अगर आप अन्य उसमें देखेंगे, 3.5 लाख हम लोगों ने उन लोगों को रखा जिसमें 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सकी है। हर ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक की नियुक्ति की कार्रवाई को हमने पूरा किया। स्वास्थ्य विभाग के हर एक स्तर पर उस प्रकार की स्किल मैन पावर को वहाँ पे भर्ती किया। 3.5 लाख की भर्ती अलग से है। इसके अलावा प्रदेश ने सुरक्षा का और कानून के राज के माध्यम से जो एक बेहतरीन वातावरण स्टेट में दिया, इसके माध्यम से और अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने जो कार्रवाई की, 1,63,00,000 से अधिक लोगों को तो केवल इसी में रोजगार दिया। क्या प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ रहे हैं इसमें? प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ रहा हूं, और सरकार के स्तर पर भी जो प्रयास हुए हैं उसके माध्यम से, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट दोनों प्रकार के। उसमें तीसरा, स्वतः रोजगार पे 60 लाख से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा गया, जिनको बैंकों के साथ सीधे जोड़ करके स्वतः रोजगार के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमने 70 लाख की बात की थी, हमने उससे कई गुना रोजगार यूपी में दिया। और दिया ही नहीं, एक और चीज़ उसमें हमें देखना चाहिए कि CMI के द्वारा भी जो लेटेस्ट डाटा आए हैं, आप 16-17 के डाटा देखिए, 18% यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आज 3% पे आया है। ये डाटा मेरे नहीं हैं, एक सेंट्रल एजेंसी के हैं
जो पूरे देश के डाटा को जारी करता है, उसने यूपी के जो लेटेस्ट डाटा जारी किए हैं उसमें यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% उसने बताई है। लेकिन हाँ, इसमें अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी आबादी के मैन पावर के लिए, अपने यूथ के लिए और भी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सरकार उसी पे कार्य कर रही है। एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बड़ा रेलिवेंट। आपके कई कैबिनेट कुलीग और आपके साथी जो कहीं और से होकर बीजेपी आए थे, आपका साथ छोड़कर चले गए। मेरा कहने का तात्पर्य 3 बड़े ओबीसी लीडर्स हैं। तो आए थे, बीजेपी में भी कहीं से आए थे, फिर अपनी दूसरी यात्रा में निकल गए। क्यों? ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आते हैं। वे बीजेपी को अपने सांचे के अनुसार ढालना चाहते थे, उनको बीजेपी के अनुसार ढलना चाहिए था। वे यहाँ फिट नहीं हो पाए, अपनी दूसरी यात्रा पे निकल गए। अगर इतने बड़े जनाधार वाले थे तो अपनी सीट पे क्यों नहीं लड़े? अपनी परंपरागत सीट पे लड़ना चाहिए। क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं? मैं सभी को कह रहा हूँ, अपनी परंपरागत सीट से क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं लड़े, आपको क्या लगता है? मैं वही कह रहा हूँ ना, इतने बड़े नेता थे तो वे लोग भी शिवपाल जी की तरह अपनी सीट पे लड़े थे। शिवपाल तो बेचारा, कम से कम उसको तो इन्होंने बैग पीछे फेंका हुआ है। जैसे जसवंत नगर से पहले भी लड़े थे, इस बार भी लड़े हैं। आप शिवपाल यादव को लेकर इतने भावुक क्यों रहते हैं? मैं शिवपाल और मैं के लिए देखता हूं कि मतलब मैं तीसरी बार ऐसा है कि आप उनका जिक्र इतने सकारात्मकता के साथ नहीं, देखिए मैं इसलिए क्या मतलब ये कौन सा इक्वेशन है? शिवपाल जी ने मुलायम सिंह जी के साथ पूरी निष्ठा के साथ काम किया, लेकिन आज उस बेचारे की क्या दुर्गति कर दी गई। यानी मुलायम सिंह जी के साथ करहल की सभा में उस बेचारे को मंच में कुर्सी भी नहीं दी गई, हत्ते में बैठा हुआ है। ये उनके परिवार का मामला, आप परिवार इतनी का मामला सिंपैथी कैसे क्यों मान रखते सकते हैं? हैं? वह विपक्ष के एक नेता हैं भाई, प्रमुख नेता हैं, समाजवादी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप उनको कैसे मान सकते हैं परिवार का हिस्सा? उनकी दुर्गति को देख करके मुझे ज़्यादा दुख होता है। जब ये तीनों नेता निकल कर गए तो ये एक परसेप्शन बिल्टअप हुआ मीडिया के भीतर और तमाम जगहों पे, ये पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी चर्चा रही कि ओबीसी समाज, जो नॉन यादव ओबीसी कम्युनिटी है, जो बीजेपी के साथ 14, 17 और 19 तीनों के इलेक्शन और बाई इलेक्शंस में भी उसने आपका साथ दिया, इन लीडर्स के निकलने के बाद वो कम्युनिटी भी आपसे हट रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास की योजनाओं को और लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाया। चेहरा देख करके नहीं, यहाँ तो 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करती थी। आज तो सब लोगों को मिल रही है ना, 24 घंटे मिल रही है। विकास की योजनाओं का लाभ हमने जातिवाद को मत और मजहब के आधार पर योजनाओं के बंदर बांट पर ब्रेक लगाई और सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सबको जोड़ा। आज उसका परिणाम भी सामने है और मैं इस बात को मान सकता हूं कि 2022 का चुनाव अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। 3 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, चतुर्थ फेज का हो रहा है। आप इस बात को देखेंगे, अब जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है। सब पीछे छूट चुके हैं जी। अब प्रत्याशी का बहुत उतना मायने नहीं रहा। तो फिर किसका मायने? चुनाव कौन लड़ रहा है? ये चुनाव जनता लड़ रही है और वह मोदी जी के प्रति और डबल इंजन सरकार को फिर से लाने के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ काम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव योगी वर्सेज अखिलेश है। देखिए, अखिलेश जी तो करहल में ही नहीं जीत पा रहे हैं और करहल में नहीं स्टैंड कर पा जैसे रहे। अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना दो लोगों के बीच, मैं क्या कह रहा हूँ, उस तरह से योगी वर्सेज अखिलेश हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्री? अखिलेश जी तो करहल में नहीं लड़ पा रहे हैं, तो प्रदेश में क्या लड़ पाएंगे? हम दूसरे विषयों पे बढ़ के आगे आते हैं, थोड़ा कोरोना की भी चर्चा कर लेते हैं। कोरोना के दौरान जितनी बड़ी ये व्यापक महामारी रही है, हम सब ने भी उसको पढ़ा, स्टडी किया, आपने भी पढ़ा और स्टडी किया, लेकिन जितनी बड़ी ये त्रासदी थी, आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से कुछ चूक हुई उसको हैंडल करने में? देखिए, उत्तर प्रदेश ने कोरोना महामारी में अपने आप को साबित किया है। कैसे? मैं अगर आपको बताऊंगा कि यूपी की आबादी है 25 करोड़, आप मानते हैं ना? प्रबंधन का आधार क्या होगा? आपने कोविड से होने वाली मौत को कितना नियंत्रित किया? ये होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को बचाना और
कोरोना के साइड इफ़ेक्ट को भी कंट्रोल करना, यानी महामारी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, हर महामारी के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते रहे हैं। ख़ास तौर पर जितने लोग महामारी से मरते थे उससे कई गुना मौतें भूखमरी से होती थीं और अव्यवस्था से होती थी। मैं दुनिया के और देश के कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूँ। यूपी की आबादी है 25 करोड़। मार्च 2020 से लेकर अब तक 23,000 मौतें यूपी के अंदर हुई हैं कोविड से। महाराष्ट्र की आबादी कितनी है? 12 करोड़। महाराष्ट्र के अंदर कितनी मौतें हुई हैं? 2 लाख मौतें हुई हैं। दिल्ली आबादी 2 करोड़ भी नहीं है, हम 2 करोड़ मान लेते हैं। यूपी की आबादी है 25 करोड़। यूपी के अंदर 23,000 मौत पिछले 2 वर्ष के दौरान। हर एक मौत दुखद है, हमारी संवेदना उन सभी के प्रति है। दिल्ली के अंदर मौत हुई हैं 30,000। अब दुनिया के अंदर मैं कुछ बड़े राष्ट्रों के साथ आता हूँ। ब्राज़ील आबादी है 23 करोड़। हम यूपी के समकक्ष मान सकते हैं। ब्राज़ील के अंदर मौत हुई 4.5 लाख। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। अमेरिका के अंदर मौत हुई है 6.5 लाख। अभी 9,30,000 हो गए। मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये ज़्यादा बड़ी होगी। अब आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किसका अच्छा है। एक दूसरा, जब कोविड का पहला केस आया था यूपी में मार्च 2020 में, यूपी के पास टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हमारे पास हर ज़िले में टेस्टिंग लैब है और 4 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। जब कोविड का पहला मामला आया था तब यूपी के पास एक भी आइसोलेशन बेड जिसमें हम कैटेगरी 3 यानी L3 के पेशेंट को भर्ती कर सकें उसकी सुविधा नहीं थी। आज हमारे हर जनपद में सुविधा है। 36 ज़िले ऐसे थे जिसमें एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज हर ज़िले में आईसीयू बेड मौजूद है। यूपी आज के दिन पर 28 करोड़ 37 लाख वैक्सीन की डोजेस दे चुका है। फर्स्ट डोज सभी लोगों को लग चुका है, 18 साल से ऊपर के लोगों को। सेकंड डोज 75% से अधिक लोगों को लग चुका है, 18 की उम्र से अधिक के लोगों को। प्रिकॉशन डोज हो या 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की डोजेस सफलतापूर्वक इसका आगे बढ़ा रहा है। सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है यूपी। यूपी के कोविड प्रबंधन की सराहना WHO ने भी की है, नीति आयोग ने भी की है और दुनिया की तमाम राजनीतिक हस्तियों ने भी की है। कोविड में जितना अच्छा हो सकता था करने का प्रयास हुआ है और मुझे लगता है कि हर एक घटना एक नया अनुभव देती है। कोविड ने बहुत सारे अनुभव इससे क्या सीखा आपने? देखिए, कोविड प्रबंधन में अगर हेड ऑफ द स्टेट स्वयं लीड कर रहा हो तो हम बहुत सारी लोगों की जान को बचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को राहत दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसको लीड किया पूरे देश के अंदर। परिणाम रहा, जीवन भी बचा, जीविका को भी बचाने में सफलता प्राप्त हुई। भारत के कोविड प्रबंधन को दुनिया ने सराहा है। एक स्टेटमेंट आपने दिया था, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और ये वो वक्त था। ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं था। ये स्टेटमेंट एक भारत सरकार के मंत्री का था जो संसद में दिया गया था। हाँ, हमने कहा था ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग न होने दिया जाए। क्योंकि लखनऊ के जब तमाम हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने छापेमारी की थी, उन लोगों ने ट्वीट किए थे कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। जब मैंने जिलाधिकारी को वहाँ भेजा और मैंने कहा PPE किट पहन करके चिकित्सालय की जांच करो,
तो उनके पास 60-60 सिलेंडर प्राप्त दिखाई दे रहे थे और बाद में पता लगा कि इनके द्वारा कुछ ब्लैक किए जा रहे हैं। हमने हॉस्पिटल सीज किया था। ऐसे बहुत सारी जगह हुए थे। क्राइसिस के समय आप ब्लैक मार्केटिंग करें, ये नहीं चल सकता है। इसलिए हमने कहा नियोजन, हर व्यक्ति अपनी नीयत को साफ रखेगा तो क्राइसिस है, लेकिन उसका जो है मतलब ये नहीं कि हम उसको ब्लैक मार्केटिंग होने दें। तो अब आप पहले से ज़्यादा प्रिपेयर हैं अगर कोविड की क्राइसिस दोबारा हिट करती है तो? आज हमारे पास देखिए थर्ड वेव कब आई कब गई, समाधान हो चुका है। सभी 75 जनपदों में हमारे पास ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है। 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं इसके बाद, सेकेंड वेव की बाद यूपी में। अब हम लोग आते हैं किसान आंदोलन की तरफ। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन ने आपके चुनाव पर, आपकी सरकार के कामकाज पर और उत्तर प्रदेश के माहौल पर एक परिवर्तन? कोई किसान आंदोलन का कोई प्रभाव यूपी में नहीं था। पहले और दूसरे चरण में इसका इम्पैक्ट हुआ? देखिए, अन्नदाता किसानों के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया है आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर के और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, लागत का 1.5 गुना दाम उन्हें प्राप्त हो सके, ये पहली बार हुआ है। किसानों की ऋण माफ़ी से लेकर के 22 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचन की क्षमता यूपी में प्राप्त होना, ये राज्य सरकार के स्तर पर हुआ। प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत आड़तियों से मुक्त, दलालों और बिचौलियों से मुक्त किसान से प्रोक्योरमेंट करना और पैसा उसके अकाउंट में जाना, ये पहली बार यूपी में हुआ है। अब हम लोग चौथे से 5वें, 6वें, 7वें चरण की यानी डीप ईस्ट यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या मुद्दे आपको मानते हैं कि क्या अचीवमेंट्स हैं कि जिसके लिए आपको लोग इधर देखिए, वोट करेंगे? कानून का राज, आस्था का सम्मान और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक गरीब तक बिना भेदभाव के पहुंचा है। कानून का राज से आपका क्या मतलब? कानून का राज का मतलब हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी। आज कोई माफिया या कोई हिस्ट्री शीटर थाने का संचालन नहीं करता है। कानून के अनुसार व्यवस्था संचालित होती है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। दंगा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता वो हमने दिया है। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, दबाव है? कोई दबाव नहीं, मैं जो पहले था वही आज भी हूँ। देखिए, भारतीय जनता 3 चरण हो चुका है, 172 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी 80% सीटें जीत रही है, 20 के लिए विपक्ष में बंटवारा है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि इस फेज में आपको ये लगता है कि अगर आप एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके सामने और क्या ऐसे चैलेंजेस होंगे जिन्हें आपको लगता है कि ये करना चाहिए? लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र के अनुसार फिर एक एक संकल्प को आधार मान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपनी व्यस्तता के बीच और हमारे सभी सवालों को आपने लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और भारत समाचार के दर्शकों की तरफ से भी धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस विशेष प्रसारण को मेरे साथ देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ आज मेरे साथ मौजूद हैं कि इन 5 सालों में आपने ऐसा क्या किया जिसके लिए जनता आपको अगला 5 साल दी? कहाँ पे हमने अच्छा किया है, कहाँ पे कमी रह गई, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है, ये खुद ही तय करते हैं कि मैंने ये गलती की?